नमस्कार, बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस कार्यक्रम में हम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम जिस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कृषि कानून और किसान। हम सब ये बात जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कृषकों को लेकर कुछ नए कानून लाए गए हैं। आज हम बात करेंगे क्या है वे कानून और किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उनका हमारे कृषि भाइयों पर। इस पर चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है वरिष्ठ कृषि पत्रकार श्री राजकुमार जैन को। राजकुमार जी ना सिर्फ कृषि पत्रकार हैं बल्कि एक प्रगतिशील किसान भी हैं। आप राजस्थान और पंजाब कीनू क्लब के अध्यक्ष भी हैं और इसी के साथ आपको पानी वाला पत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत सा काम किया है। तो आइए बात करते हैं श्री राजकुमार जैन से और जानते हैं क्या है वे कृषि कानून और किस तरह से सकारात्मक प्रभाव और बदलाव हमारे किसान भाइयों के जीवन में आएगा इन कानूनों के लागू होने से। राजकुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आप खुद एक प्रगतिशील किसान हैं, तो आप किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान क्या चाहते हैं, उनसे भली भांति अवगत है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उन बिंदुओं पर जो कि किसान भाइयों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लाएगा। कौन कौन से वे बिंदु हैं? केंद्र सरकार हाल ही में 3 कानून लेके आई है और निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और 3 जो विधेयक हैं निश्चित रूप से भारी बदलाव किसानों के जीवन में आएगा। न केवल आर्थिक पक्ष है इसका, उनकी जो जीवन शैली है और जो कार्य प्रणाली है उसमें भी निश्चित रूप से बड़ा भारी बदलाव इन कानूनों से आने वाला है। बिल्कुल। और पहले कानून की अगर बात करें सालू जी, तो इसके अंदर जो व्यापार और वाणिज्य को लेके जो विधेयक पारित किया है केंद्र सरकार ने, तो उसके अंतर्गत किसानों पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा। वो कहीं भी अपना माल बेच सकेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसान जा सकेंगे, अपने गांव ढाणी से, अपने बाग से, अपने खेत से माल ले जाकर वहाँ बेच सकेंगे। इससे किसानों पे पहले जो टैक्स लगते थे, धान मंडियों में जाते थे, हालांकि धान मंडियों में वो अभी भी जा पाएंगे, उन पे किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। अगर वो सीधा किसी उद्योगपति के यहाँ जाते हैं, किसी मिल में अपने माल की ढेरी करते हैं, वहाँ बेचते हैं, तो उनके टाइम, मनी और एनर्जी की बचत होगी। किसान को जो धान मंडी में माल ले जाते थे वो लोग, तो वहाँ माल को ऑक्शन प्लेटफार्म पे करके उसकी ऑक्शन होता था और उसमें 10, 15, 20 व्यापारी उनके माल की बोली लगाते थे या यानी कि जो बिचौलिए होते हैं उनका जो रोल है वो समाप्त हो जाएगा और वो खुद जाकर के बिल्कुल पूरा जो मूल्य है, जो उनको प्रॉफिट है, पूरा उनके पास आ सकेगा। नहीं, उनकी भूमिका बिल्कुल तो समाप्त नहीं होगी बिचौलिए की, वो तो किसान पे निर्भर करेगा। अगर किसान चाहेंगे वो धान मंडियों में माल ले जाके बेचना है तो वो बेच पाएंगे, कोई बंदिश नहीं है उन पे। लेकिन अगर वो सीधा ले जाके बेचते हैं तो उनको तुलाई, झराई और जो अन्य जो उनके जो खर्चा लगता था, मंडी शुल्क जैसे राजस्थान के अंदर 1 रुपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान की बात, तो वो किसान के कृषि जिन्स पे नहीं लगेगा। हालांकि वो मंडी शुल्क किसान के ऊपर नहीं लगता था, लेकिन जो खरीदार व्यापारी हैं, जो तेल मिल वाले हैं या जो जिनिंग फैक्ट्री वाले हैं, तो अल्टीमेटली उसी कृषि जिन्स पे ही वो बाहर आता था। तो इससे सरकार का ये मानना है और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, तो उससे जो उत्पादन जो किया है किसान ने, हाड़ तोड़ मेहनत से तैयार करते हैं, तो उसके और अच्छे भाव उनको मिल पाएंगे। अच्छा सालू जी, एक मैं और बात बताना चाहूँगा। धान मंडियों में जैसे माल ले जाते थे तो वहाँ तो जैसे सीमित व्यापारी होते थे, उनके माल को खरीदार जिसको कहें अपन, तो प्रतिस्पर्धा कम हो पाती थी। और जो नया विधेयक है उसके बाद किसान है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी माल बेच सकता है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। एमएसपी बहुत बड़ा सहारा है किसानों के लिए, उनके कृषि जिन्स के उचित दाम उन्हें मिल पाते हैं। तो एमएसपी के लिए विधेयक में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ एमएसपी को समाप्त किया जाएगा। बार बार यही बात कही जा रही है भी एमएसपी जारी रहेगी, और जारी ही नहीं, अब तो जो खरीद केंद्र है, जो सरकारी खरीद के जो केंद्र है, वो किसानों के और नज़दीक पहुँच रहे हैं। खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है और फिर रबी और खरीफ की बुआई से पूर्व भारत सरकार एमएसपी घोषित करती है, तो इस बार भी एमएसपी को घोषित किया जा चुका है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसान भाइयों को कतई आशंकित होना चाहिए भी एमएसपी नहीं रहेगी। हाँ, एमएसपी में कुछ कमियां हो सकती है, सारा माल नहीं खरीद पाती सरकार और संभव भी नहीं है,
कई उसके जो गुणवत्ता मापदंड है, गुणवत्ता मापदंडों पर भी खरा होना चाहिए उसका जो दाना है, जो कृषि जिन्स है, या और जो भी शर्तें हैं। जैसे कुछ जगह किसानों को अपनी गिरदावरी दिखानी पड़ती है, किसानों को अपने जो भी दस्तावेज हैं उनकी फोटोप्रति देनी पड़ती है, या जो भी औपचारिकता है। लेकिन एमएसपी को लेके मुझे नहीं लगता किसी प्रकार के चिंतित होने की ज़रूरत है। किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसका मिलता ही रहेगा, और भारत सरकार कोशिश यही कर रही है। जो खरीद एजेंसियां हैं जी, कपास की बात करें तो भारतीय कपास निगम है, या गेहूं की भारतीय खाद्य निगम खरीद करती है, या जो अन्य एजेंसियां हैं वो अपने जो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, और किसान का माल जल्दी तुले, किसान को जल्दी भुगतान मिले। इसके लिए अब क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है तो प्रगतिशील होना सभी के लिए उतना ही आवश्यक है। राजकुमार जी, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, या दूसरा जो कानून है वो किससे संबंधित है और उसका क्या प्रभाव आएगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो विधेयक लाई है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको लेके भी कुछ किसान भाइयों को चिंता सता रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की इसमें भी कोई परेशानी वाली बात है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान भाई स्वतंत्र है, वो बाध्य नहीं है किसी कंपनी से, किसी व्यक्ति विशेष से कॉन्टैक्ट किया ही जाए। उन्हें छूट है, उनका मन आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, अदरवाइज नहीं करें। किसान भाई मंडी में सीधा माल ले जाके बेच सकते हैं। वो चाहे तो चाहे वो गेहूं की बात है, कपास की है, सीधे मिलों में ले जाके बेच सकते हैं। जहाँ जहाँ जो खरीदार है वहाँ ले जाके अपना माल बेच सकते हैं। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर किसान जुड़ भी गए तो उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो कंपनियां अनुबंध करेंगी तो ये तो तय है, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी भी उसका जो किसान है जिससे वो अनुबंध कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। उल्टा वो किसान की उत्पादन लागत घटाने की कोशिश करेगी। वो कंपनी या जिसने भी कॉन्टैक्ट किया है किसान से, वो किसान को नई तकनीक की जानकारी देगी, नया बीज उपलब्ध करवाएगी, अपने विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। और फिर अगर किसी प्रकार की मान लो किसान को दिक्कत लगती है तो वो आगे शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम के यहाँ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रावधान इस कानून के बाद में उनको और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा? वो ना सिर्फ जहाँ पे अनुबंध है वहाँ, उसके अलावा भी अगर उनकी इच्छा है तो वो जाकर के अपने जो उपज है उसको बेच सकते हैं और उससे उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। निश्चित रूप से किसान अपने अधिक मुनाफे के लिए तो स्वतंत्र है ही, जहाँ उनका मन करे। अच्छा, आज के जो किसान हैं वो भी ज़माने के साथ चलने लगे हैं, हाईटेक हो गए हैं, तो जहाँ उनका मन करे। और फिर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, हाल ही में जो महाराष्ट्र के धुलिया के किसान जितेंद्र सिंह, इस नए कानून के बाद वहाँ के एसडीएम ने 2 लाख रुपए दिलवाए हैं जिस कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया था। तो इसलिए किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर मेरे हिसाब से चिंतित नहीं होना चाहिए। जी, इसके अलावा जो स्टॉक होगा, स्टॉक को लेकर जो तीसरा कानून आया है स्टॉक लिमिट को लेकर के, वो कानून क्या है? हमारे किसान भाइयों को किस तरह से आप समझाएंगे और किस तरह से उनके जीवन में उससे भी सकारात्मक प्रभाव आएगा? आवश्यक वस्तु विधेयक एक तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक है इन तीनों कानूनों के अंदर। तो इसके अंतर्गत किसी को भी कोई भी कृषि जिन्स है, कोई अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं, सामग्री है, उनको वो स्टॉक कर पाएंगे। तो इसके अंदर तो किसानों को मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार ने यह भी प्रावधान किया है इस विधेयक में, अगर कल को कोई युद्ध की स्थिति है, कोई अन्य कोई ऐसे कोई हालात बनते हैं या कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो सरकार स्वतंत्र है, वो इसमें बदलाव भी कर सकती है। अच्छा, जो भी स्टॉक करेगा तो निश्चित रूप से किसानों के माल का ही तो वो स्टॉक करेगा जी। तो किसानों के माल के अच्छे दाम मिल पाएंगे जी। अच्छा, जो स्टॉक करेंगे तो निश्चित रूप से वो किसान के खेत या उनके गांव है, ढाणी है, या जो छोटे कस्बे हैं उनके आसपास करेंगे तो कोल्ड स्टोरेज की चेन भी एक बनेगी, पूरे देश में भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, गोदाम बनेंगे, तो किसानों को इससे भी मुझे लगता है लाभ ही होगा। बिल्कुल, जहाँ पे हम बात करें भंडारण की, वहाँ पर हम देखते हैं प्रवृत्ति कईयों की होती है। हालांकि हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था के ऊपर पूरा नियंत्रण रखा गया, वो है होर्डिंग की। तो अगर इस तरह की अगर कोई परिस्थिति देखी जाती है तो क्या उसके लिए कुछ प्रावधान है हमारे पास? नहीं, वो तो केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था की, अगर उन्हें लगा, क्योंकि सरकार तो सर्वोपरि है, अगर वो चाहे किसी तरह की उसको कोई बदलाव की तो बदलाव भी लाया जा सकता है। और यही बात इसमें स्टॉक को लेके उन्होंने किया है भी, अगर लगा सरकार को भी किसी प्रकार के उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन भी सरकार लाएगी जी। और रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमारे काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। जैसा कहा भी जाता है, अभी खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख रहे कोई संग। तो मैं तो किसान भाइयों से ये भी अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा भी उन्हें जागरूक रहना चाहिए।
और सिर्फ जागरूक ही नहीं, जमाने के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। परंपरागत खेती से अब सिर्फ काम नहीं चलने वाला, जो विपणन की व्यवस्था है, चाहे वो मंडियों की बात है, चाहे एमएसपी की बात है, या जो अन्य कोई बात है, तो किसानों को समय के साथ बदलाव लाने की में कदम ताल करते हुए चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उनको। राजकुमार जी, जब हम बात करें एक राष्ट्र एक बाजार या ई-नाम व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। बड़ा अच्छा सवाल किया सालू जी आपने। प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले, लगभग 2 साल पहले कहा था, वो किसान की आय 2 गुना करना चाहते हैं, और संकल्प से सिद्धि नाम से उन्होंने 7 सूत्र दिए। उनमें एक सूत्र ई नाम था, राष्ट्रीय कृषि बाजार, एक राष्ट्र एक बाजार। और वास्तव में ई नाम है बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला एक पहलू है। हालांकि अभी जितना इसको आगे ले जाया जाना चाहिए था, नहीं ले जा पाए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की भी सभी मंडियों में इसे लागू कर दिया गया है। ई नाम का सीधा सा अर्थ यही है कि किसान अपना माल लाते हैं और गुणवत्ता की जांच होती है लेबोरेटरी में, उसकी रिपोर्ट दे के, और किसान का माल हिंदुस्तान में कहीं भी खरीदा जा सकता है। और ई नाम को बढ़ावा देने के लिए, और ख़ास तौर से जो महिला कृषक है उनके लिए, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण योजना भी चल रही है। उनमें अगर वो डिजिटल पेमेंट लेती है, सीधा ई भुगतान लेती है महिला कृषक, तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है 50,000 तक की। अगर वो है तो 50,000 से ऊपर होते ही उनको 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। 1 लाख या 1 लाख से अधिक की होती है 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसी तरह इनाम को लेके किसानों के, व्यापारियों की वर्कशॉप भी की है केंद्र सरकार ने समय समय पे आयोजित। तो किसानों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इनाम, और धीरे धीरे किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है, और उसका लाभ भी किसान भाइयों को मिलना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें इनाम की, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बात को कैसे समझ सकते हैं? इनाम में तो वही है, किसानों को देखो नई तकनीक के साथ तो उनको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक वेब पोर्टल है, तो वेब पोर्टल के साथ में थोड़ा सा उसे समझने में समय लगता है। जैसे कोई भी चीज़ नहीं आती है, हम डिजिटल इंडिया की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो एक तरफ तो हम प्रगतिशील हो रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो एक वेब पोर्टल है, हमारे किसान भाई कैसे इसे आसानी से जो है एक्सेस कर सकते हैं? निश्चित रूप से आपकी बात ये तो सही है। अभी थोड़ा देखो नई तकनीक में एक बार तो सीखने में समय लगता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। और जो कृषि विपणन विभाग है, अगर राजस्थान की अपन बात करें तो उसमें समय समय पे कार्यशालाएं आयोजित की है, पर्चे बंटवा के सरकार कोशिश कर रही है किसानों तक ये बात पहुँचे। इसके अलावा व्यापक प्रचार प्रसार भी इसका किया गया है, और जो बड़ी संख्या में किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इनाम से जुड़ चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं। हालांकि फिर मैं कहना चाहूँगा, जितना लाभ मिलना चाहिए था किसान भाइयों को, जितना लाभ उठा सकते थे उतना अभी नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन वो ई नाम के माध्यम से अगर चाहें तो अपना जो कृषि जिन्स है, जो उनकी जो मेहनत होती है, उस मेहनत के उनको बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं जी। तो उनको इनाम से थोड़ा सा, तो इसी को एक राष्ट्र एक बाजार कहा जा सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये बात बहुत अच्छी है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है कि जो हमारे कृषक है, जो हमारे किसान भाई हैं, वे प्रगतिशील हुए हैं, वो इस पोर्टल से जुड़े हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, और किसान की जो योजनाएं किसानों के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री लेकर आए हैं उसका भरपूर लाभ वे उठा रहे हैं। लेकिन जो जागरूकता की जो आवश्यकता है, जो बात है, वो धीरे धीरे शायद बढ़ेगी आगे। जब हम बात करें इन कानूनों की, मंडियों के अस्तित्व को लेकर भी कुछ संशय की स्थिति थी, किसान भाइयों के मन में कुछ सवाल थे। क्या मंडियों के अस्तित्व के ऊपर भी कोई प्रश्न है, या वो जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी? मंडियों के अस्तित्व पे कोई संकट के बादल नहीं है किसी तरह के। मंडियां, क्योंकि सरकार ने मंडियों को काटा है, सरकार से जिन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, चाहे वो कच्ची आड़त के वर्ग दलाल बोलते हैं उनको, या पक्की आड़त के जो व्यापारी हैं, उनका कारोबार चलता रहेगा। हाँ, ये अलग बात है, भी हो सकता है किसानों का मंडियों में पहले की तुलना में आना जाना थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए, ये तो फ़र्क आ सकता है। लेकिन मंडी व्यवस्था पे किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। मंडी शुल्क भी राजस्थान सरकार और सभी सरकारें लेती हैं जहाँ जहाँ मंडियाँ चल रही है, और मंडियों में तो उल्टे का सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है धीरे धीरे। अब जैसे किसान भवन बने हुए हैं, इनाम को लेके भी अलग लेबोरेटरीज वगैरह खुल गई हैं, और मंडियों में जो सुधार के लिए जो उनके आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें सुधार के प्रयास लगातार जारी हैं। तो मंडी को लेके किसान और जो किसानों से जुड़े व्यापारी हैं वो कई जने इस बात को लेके चिंतित हैं भी मंडियां समाप्त हो जाएंगी या उनका प्रभाव कम हो जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता।
ठीक है, मंडी के जो व्यापारी हैं उनको भी जमाने के साथ चलना होगा, किसानों को भी थोड़ा सा जो उनके कार्यशैली है उसमें थोड़ा बदलाव लाना होगा, तो मंडियां भी बरकरार तो जब हम कार्यशैली की बात करें, आपने कहा गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, तो कार्यशैली का मतलब क्या है? उन्हें अपनी खेती के तरीकों में बदलाव लाना होगा, या जिस तरह वो पहुंचते हैं मंडियों तक, जिस तरह वो अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो फसल है वो लेकर आते हैं, उसमें बदलाव की आवश्यकता है? कहाँ बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल सही सवाल है सालू जी आपका। बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, समय के साथ बदलना ही होगा, और जो नहीं बदलेगा वो पिछड़ जाएगा। और किसानों के बारे में तो ये कहा भी जाता है, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि कुदरत पे निर्भर है किसान की खेती। साल भर किसान मेहनत करता है, कोई संडे नहीं उसके लिए, कोई मंडे नहीं, कोई सर्दी गर्मी धूप छाँव सब जगह 12 महीने किसान मेहनत करता है। अन्नदाता बोला जाता है इस किसान को जी। और अन्नदाता निश्चित रूप से याचक की मुद्रा में नहीं रहना चाहिए, और ऐसा तब हो पाएगा जब किसान भाई समय के साथ चलेंगे, बदलाव लाएंगे। चाहे वो जल बचत की अपन बात करें, कम पानी में जो फसलें तैयार हो सकती है उनको उन फसलों को लेना चाहिए। अपनी जो बीज की गुणवत्ता है उसकी तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए। चाहे वो ग्रीन हाउस है या जो हाईटेक खेती आ रही है, समय के साथ बहुत कुछ उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो उनको साथ चलना चाहिए। और इसके साथ साथ किसान भाइयों को अपनी जो उपज है उसके विपणन को लेकर भी बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है जी। अब तक ऐसा होता है, किसान भाई अपना माल ला के व्यापारी के आगे रख देते हैं या नीलामी में छोड़ देते हैं, और फिर जो व्यापारी भाव लगाते हैं या एमएसपी जो भी निर्धारित है उस पर वो अपना माल देते हैं। तो किसान भाइयों को विपणन के लेके भी जागरूक होना चाहिए। अपनी उत्पादन लागत घटाने की तरफ उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, और उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो किसान भाई हैं, जो नई पीढ़ी है, जो युवा किसान हैं, तो उनको भी समय के साथ बदलना चाहिए। बिल्कुल। और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और फिर बात करें परंपरागत खेती की, तो सिर्फ परंपरागत खेती से भी काम नहीं चलने वाला, फसल विविधीकरण भी होना चाहिए जी। चाहे वो बागवानी की तरफ, आधुनिक खेती जो है वो उतनी ही आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारे किसान भाई जो हैं, जब जहां एक और अपनी फसल, आधुनिक खेती, बाकी चीज़ों पर नज़र बनाए रखे हैं, जागरूक हो रहे हैं, उन्हें बाजार पर भी नज़र बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी भी फील्ड में जाए, क्योंकि हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, बाज़ार में किस चीज़ की आवश्यकता है, और वो किस तरह से अपनी मृदा शक्ति को, अपने उर्वरक को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी शायद उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही, किसानों को देखना पड़ेगा अब कौन सी फसल की क्या स्थिति है, समय क्योंकि बदलाव का है। अब जैसे कई दफ़े हम देखते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा कभी उपज हो जाती है, तो उनके उचित दाम नहीं मिल पाते कई बार किसानों को। तो किसानों को भी चाहिए वो नई तकनीक से खेती करे, कौन सी उनको फसल लेनी है, कौन सा कृषि जिन्स उनको बोना है, तो वो तो उनको समय के साथ बदलना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमार जी, बात यहाँ ये आती है, क्योंकि हमारा जो देश है, हम परंपरा के अनुरूप चलते हैं, तो जो हमारे परिवार की परंपरा है हम उसी की अनुपालना करते हैं। यहाँ पर हमारे कृषि भाइयों तक ये बात कैसे पहुँचती है कि अब उन्हें बदलाव लाने की ज़रूरत है? हम बात करें चाहे जागरूकता की, चाहे उनसे बातचीत करने की, तो किस प्रकार से संभव है कि वो परंपरागत खेती के साथ साथ या उसके विकल्प के रूप में कुछ नया करें? सरकार किस तरह के प्रयास इसमें कर रही है? जैसा कि मैंने जिक्र किया, संकल्प से सिद्धि नाम के जो 7 सूत्र दिए, जो 7 सूत्र हैं वो इसी पे आधारित है। अभी कैसे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, कैसे हमारा जो राष्ट्र है उसकी विकास की गति और तेज़ हो, कैसे किसानों की सहभागिता राष्ट्र के विकास में हो पाए, तो उसी के तहत किसानों को जैसे विविधीकरण की बात आती है, तो वो पशुपालन का काम भी कर सकते हैं, मछली पालन का काम है, या जो बागवानी की तरफ किसान बढ़ सकते हैं। जो परंपरागत खेती से उनको मोह त्यागना पड़ेगा, जो समय की ज़रूरत है, चाहे वो मधुमक्खी पालन है या ऐसे हॉर्टिकल्चर जो भी है, हम बात करें उसकी। जो सरकार है उसने किस तरह के प्रयास किए हैं कि वो एक साधारण हमारे जो किसान भाई है, जो हमारे अन्नदाता है, उसे स्मार्ट बनाए। आजकल तो सर देखिए फ़ोन भी स्मार्ट हो गए हैं, और हम देख रहे हैं जो किसान है वो भी लैपटॉप लेके फार्मिंग करते हैं। उन्हें अपनी मिट्टी की समझ है, उन्हें केमिकल्स की समझ है, उन्हें ऑर्गेनिक खेती की समझ है, हर चीज़ की है। तो किस तरह से जो और किसान भाई हैं उनसे प्रेरणा ले सकते हैं? वो कौन से रास्ते हैं जिससे कुछ किसान तो स्मार्ट हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ को और होने की आवश्यकता है? किस तरह से एक किसान स्मार्ट किसान बन सकता है? स्मार्ट तो किसानों को होना ही होगा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो किसान भाई समय के साथ नहीं बदलेंगे वो पिछड़ जाएंगे। तो स्मार्ट होना तो सबसे पहले तो उनको खुद को जागरूक होना होगा, और सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे जो
अलग अलग विभाग हैं। कृषि विभाग की बात करें अपन, कृषि विस्तार बोलते हैं जिसको, या जो क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यालय हैं जैसे कई विश्वविद्यालयों के, उसके अलावा कृषि विपणन विभाग है। समय समय पर इनकी कार्यशालाएं होती है, बैठकें होती है, गोष्ठियाँ होती हैं गांव ढाणी तक, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो, बिल्कुल, क्योंकि कृषि से संबंधित जो विभाग है उनका दायरा बहुत बड़ा है, गांव ढाणी तक उनकी पहुंच रहती है, तो किसानों को जागरूक करने का वो प्रयास करते हैं। और अभी एक जिक्र किया आपने मिट्टी का, तो स्वस्थ धरा खेत हरा का भी नारा हमारे यहाँ दिया जा चुका है। तो मिट्टी और पानी की भी समय समय पर जांच की तरफ किसान भाइयों को रुझान बढ़ाना होगा, और समय के साथ उनको बदलने की बात तो फिर मैं बार बार कहना चाहूँगा। और यहाँ पे राजकुमार जी हम ये देखें कि जो हमारे परंपरागत कृषक है, जो उनके बच्चे हैं, वो एक ज़माना ऐसा आ गया था कि वो शहर की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन अब फिर से हम उसी गांधीवादी विचारधारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही है कि चलो गाँव की ओर, फिर से उन्हें गांवों की ओर आने की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय खुल गए हैं। राजस्थान में ही हम देखते हैं कितनी उन्नति हो रही है, किस तरह से वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपनी ज़मीन, अपने आसपास की ज़मीन, अपने गांवों की ज़मीन को परख सकते हैं और इसमें व्यापार के रूप में, किसान के रूप में अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि जब किसान बढ़ेगा तो देश का विकास अपने आप ही होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही है, किसान बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा जी। और किसानों का जो परिवार है, चाहे वो महिला कृषक हैं, चाहे वो उनके युवा पुत्र हैं किसानों के, तो उन्हें जो अपनी माटी से जुड़ाव रखना चाहिए जी। जो धरती माता है उससे लगाव उनको बढ़ाना चाहिए। और समय जी जी बताइए। क्योंकि वो था कि आगे वो शहर की तरफ जा रहे थे। यहीं पर प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात कही थी कि 2022 तक हर किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी कर देंगे। इस दिशा में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? सिर्फ सरकारी स्तर पे ही प्रयासों से आय दोगुनी नहीं हो पाएगी। संकल्प से सिद्धि जो सूत्र दिए प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से एक एक सूत्र बड़ा काम का है, लेकिन वही बात वहीं आती है, किसानों को खुद को जागरूक होना होगा। सरकार ने प्रयास किए हैं, चाहे वो ई नाम की बात है, और जो 3 जो बिल आए हैं उनमें भी सरकार की मंशा निश्चित रूप से किसानों को बढ़ावा देने की है। अन्नदाता को कोई याचक की मुद्रा में नहीं चाहता, अन्नदाता आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसानों की जो बहबूदी है उसी में सभी का लाभ जुड़ा हुआ है जी। तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो किसानों के जो नई पीढ़ी है उनको नई तकनीक की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कृषि विपणन की बात है, चाहे वो नई तरीके से खेती की बात है, या बागवानी की बात है, जल बचत की बात है, उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सी योजनाएं जो किसान भाइयों के लिए, कुछ योजनाओं के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसे फसल बीमा योजना केंद्र सरकार ने शुरू कर रखी है, तो किसानों को फसल बीमा के प्रति भी जागरूक होना चाहिए, अपनी फसल का उनको बीमा करवाना चाहिए। कल को कोई ऐसी कुदरत की परिस्थिति बनती है, नुकसान हो, तो उनकी भरपाई होने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा जैसे इनाम के अंदर मैंने बताया, इनाम में जो महिला कृषक है उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना चल रही है। इसके अलावा जो सम्मान निधि योजना है उसमें भी किसानों को रुचि दिखानी चाहिए, योजना का लाभ उठाना चाहिए। और एक भारत सरकार ने जो एक योजना है और जो मंशा रही थी, राजस्थान के सूरतगढ़ शहर से प्रधानमंत्री जी ने उस योजना का आगाज किया था। मृदा की जांच होनी चाहिए, जो धरती माता है, जो धरती है हमारी, उसकी स्थिति कैसी है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड है जो, बिल्कुल। तो गांव ढाणी तक सॉइल हेल्थ कार्ड उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अभी मिट्टी की जांच करवाइए आप। तो राजकुमार जी, आप खुद एक प्रगतिशील किसान हैं, आपने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत काम किया, पानी वाला पत्रकार कहा जाता है आपको। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, वे किस तरह से प्रगतिशील हो सकते हैं? मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा भी हम लोग समय के साथ आगे बढ़ें, खुद में बदलाव लाएं, खूबियां हैं उनको हम लोग बढ़ाएं, खामियां हैं उनमें कमी लाएं, और सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि किसान आगे बढ़ेगा तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और समय के साथ बदलने से ही ये बात बन पाएगी। तो मेरी तो यही शुभकामनाएं है किसान भाइयों से भी हम सब लोग समय के साथ आगे बढ़ते हुए कंधे से कंधा मिला के चले। बिल्कुल राजकुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में, और जिस तरह से सहजता से आपने बताया कि हमारे किसान भाइयों को सब कानूनों से सकारात्मक प्रभाव मिलेगा उनके जीवन शैली में और उनके काम में, और बढ़ोतरी होगी और अंततः हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।